चैप्टर 22 लुका छिपी। इसमें मेरी उम्मीद से बहुत कम समय लगा था। मेरे दिल की सारी दहशत, निराशा, बिखरना मिनट सामान्य से ज्यादा धीमी गति से गुजर रहे थे। जब मैं एलिस के पास पहुंची तब तक जेस्पर नहीं लौटा था। मुझे एलिस के साथ एक ही कमरे में रहने से डर लग रहा था ताकि वह अंदाजा न लगा ले, और इसी कारण उससे छिपने से भी डर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं अब किसी बात पर हैरान नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे विचार यातना भरे और अस्थिर थे। लेकिन मैं हैरान हो गई जब मैंने एलिस को डेस्क पर झुके देखा और दोनों हाथों से इसके कोने को पकड़ते देखा। एलिस। उसने प्रतिक्रिया नहीं की जब मैंने उसका नाम लिया, लेकिन उसका सिर अगल बगल में हिलता जा रहा था और मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें सूनी और स्तब्ध थीं। मेरे मन में सहसा मेरी माँ का विचार आया। क्या मुझे पहले ही बहुत देर हो गई थी? मैं उसके बगल में जल्दी से पहुंची और उसका हाथ छूने के लिए अपने आप मेरा हाथ बढ़ गया। एलिस। जेस्पर की आवाज़ चाबुक की तरह लगी और फिर वो उसके पीछे था। जेस्पर के हाथ उसके हाथ पर थे और उसकी पकड़ को टेबल पर से छुड़ा रहे थे। कमरे के पार दरवाज़ा हल्की क्लिक के साथ बंद हुआ। यह क्या है? जेस्पर ने पूछा। एलिस ने अपना चेहरा मुझसे दूर जेस्पर के सीने में घुसाया और कहा, बेला। मैं यही हूँ, मैंने जवाब दिया। एलिस का सिर घूमा, उसकी आंखें मेरी निगाहों से मिली, लेकिन उनका भाव अजीब तरीके से सूना था। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि वो मुझसे नहीं बोल रही थी, वह तो जेस्पर के सवाल का जवाब दे रही थी। तुमने क्या देखा? मैंने कहा, और मेरी सपाट, परवाह न करने वाली आवाज में कोई सवाल नहीं था। जेस्पर ने तेजी से मेरी तरफ देखा। मैं सूने चेहरे के साथ इंतजार करती रही। एलिस और मेरे चेहरों के बीच घूमती जेस्पर की आंखें दुविधा में थीं। उसे भारी खलबली महसूस हो रही होगी, क्योंकि मैं अंदाजा लगा सकती थी कि एलिस ने अब क्या देखा होगा। अपने चारों तरफ का माहौल शांत होता लगा। मैंने इसका स्वागत किया और अपनी भावनाओं को अनुशासित तथा नियंत्रित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया। एलिस ने भी खुद को संभाल लिया। कुछ नहीं, दरअसल, उसने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज़ उल्लेखनीय रूप से शांत और विश्वस्त थी। बस पहले वाला ही कमरा था। उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का भाव समतल और निर्लिप्त था। क्या तुमने नाश्ता किया? नहीं, मैं हवाई अड्डे पर खा लूंगी। मैं भी बहुत शांत थी। मैं नहाने के लिए बाथरूम गई। जेस्पर की अजीब अतिरिक्त इंद्रिय के बिना भी मैं एलिस की बौखलाई हुई, हालांकि अच्छी तरह छिपी हुई हताशा को महसूस कर रही थी कि वो मुझे कमरे से बाहर भेजना चाहती थी ताकि जेस्पर के साथ अकेली रह सके। वो उसे बता सके कि वे कुछ गलत कर रहे थे और वे नाकामयाब होने वाले थे। मैं सुनियोजित तरीके से तैयार हुई और हर छोटे काम पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए, अपने चारों ओर लहराते हुए, मेरे चेहरे को ढकते हुए। जेस्पर ने जो शांत मनोदशा बनाई थी, वह मेरे अंदर काम करती रही और इसने ज्यादा स्पष्टता से सोचने में मेरी मदद की। इससे मुझे योजना बनाने में मदद मिली। मैंने अपने बैग में खुदाई की और पैसों से भरा मोजा निकालकर अपनी जेब में खाली कर लिया। मैं हवाई अड्डे जाने के लिए उतावली थी और जब हम 7 बजे चल दिए तो मुझे खुशी हुई। मैं इस बार स्याह कार की पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी थी। एलिस दरवाजे से टिकी बैठी थी और उसका चेहरा जेस्पर की तरफ था, लेकिन धूप के चश्मे के पीछे से वह हर कुछ सेकंड बाद मेरी तरफ निगाहें डालती जा रही थी। एलिस, मैंने तटस्थ अंदाज में पूछा। वह सावधान हो गई। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये चीजें जो तुम देखती हो। मैंने बगल वाली खिड़की से बाहर घूरा और मेरी आवाज में ऊब का भाव था। एडवर्ड ने कहा था कि यह निश्चित नहीं था कि चीजें बदलती हैं। उसका नाम लेना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। शायद इससे जेस्पर चौकस हुआ होगा, क्योंकि कार में शांति की एक नई लहर आ गई थी। हाँ, चीजें बदलती हैं, वो बुदबुदाए आशाजनक रूप से। मैंने सोचा, कुछ चीजें बाकी से ज्यादा निश्चित होती हैं, जैसे मौसम लोगों के मामले में ज्यादा मुश्किल होती है। मैं सिर्फ वही दिशा देख सकती हूँ जिस पर वे तब होते हैं जब मैं उन्हें देखती हूँ। एक बार जब वे अपना इरादा बदल लेते हैं, एक नया निर्णय ले लेते हैं, चाहे वह
कितना ही छोटा क्यों न हो तो पूरा भविष्य बदल जाता है। मैंने विचारपूर्वक सिर हिलाया। तो तुम फीनिक्स में जेम्स को तब तक नहीं देख सकती थी जब तक कि उसने यहाँ आने का निर्णय नहीं लिया। हाँ, वो सहमत हुई और एक बार फिर सतर्क हो गई। और उसने मुझे जेम्स के साथ मिरर रूम में तब तक नहीं देखा था जब तक कि मैंने वहां जाकर उससे मिलने का निर्णय नहीं लिया था। मैंने इस बारे में न सोचने की कोशिश की कि उसने और क्या देखा हो सकता है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दहशत से जैस्पर ज्यादा शंका करने लगे। वैसे भी एलिस के सपने के बाद वे अब मुझ पर दोगुनी सावधानी से निगाह रख रहे थे। यह असंभव होने वाला था। हम हवाई अड्डे पहुंच गए। किस्मत मेरे साथ थी या शायद ये सिर्फ अच्छी संभावना थी। एडवर्ड का विमान टर्मिनल 4 में उतर रहा था, जो सबसे बड़ा टर्मिनल था और जहां ज्यादातर विमान उतरते थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका विमान भी वहीं उतर रहा था। लेकिन यही वह टर्मिनल था जिसकी मुझे जरूरत थी, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चकराने वाला। और लेवल 3 पर एक दरवाज़ा था जहां मेरा एकमात्र मौका था। हमने बड़े गैराज की चौथी मंजिल पर कार पार्क की। मैं रास्ता दिखाते हुए गई क्योंकि इस बार मैं माहौल के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी रखती थी। हम लेवल 3 तक लिफ्ट से गए जहां यात्री उतरते थे। एलिस और जैस्पर ने जाने वाली उड़ानों में यात्रियों को लंबे समय तक बैठते देखा। वे न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो की अच्छी और बुरी चीज़ों पर बात कर रहे थे। ऐसी जगहें जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था और कभी देख भी नहीं पाऊंगी। मैंने बेचैनी से अपने अवसर का इंतजार किया और अपने पैर के अंगूठे को ठक ठक करने से नहीं रोक पाई। हम मेटल डिटेक्टर्स के पास कुर्सियों की लंबी कतारों में बैठे थे। जैस्पर और एलिस लोगों को देखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वे दरअसल मुझे देख रहे थे। अगर मैं अपनी सीट पर 1 इंच भी इधर से उधर होती थी तो उनकी आंखों के कोने से तीव्र निगाह उधर ही आ जाती थी। ये निराशाजनक था। क्या मुझे दौड़ना चाहिए? क्या वे इस सार्वजनिक जगह पर मुझे रोकने की जुर्रत करेंगे? या वे बस मेरे पीछे पीछे चले आएंगे? मैंने अपनी जेब से बिना नाम पते वाला लिफाफा निकाला और इसे एलिस के काले लेदर बैग के ऊपर रख दिया। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी चिट्ठी, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और इसे सबसे ऊपरी फ्लैप के नीचे डाल लिया। एडवर्ड को ये जल्दी ही मिल जाएगा। मिनट गुजरते गए और एडवर्ड के आने का समय ज्यादा करीब आने लगा। यह आश्चर्यजनक था कि मेरे शरीर के रोम रोम को उसके आने का पता चल गया था और यह उसके आगमन के लिए व्याकुल था। इसकी वजह से यह काम ज्यादा मुश्किल हो गया था। मैं रुकने के बहाने बनाने लगी थी और उसे देखने के बाद बचकर निकलने की सोचने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह असंभव था, क्योंकि तब वह मुझे बचकर निकलने का कोई मौका नहीं देगा। कई बार एलिस ने मेरे लिए नाश्ता लाने की पेशकश की। मैंने उसे बताया, अभी नहीं, बाद में। मैं आगमन बोर्ड को देखती रही, जब एक के बाद एक फ्लाइट समय पर आती रहीं। सिएटल वाली फ्लाइट बोर्ड के ऊपर खिसकती रही। और फिर जब मेरे पास बचकर निकलने के लिए सिर्फ 30 मिनट बचे थे, तो संख्याएं बदल गईं। उसका विमान 10 मिनट पहले आ रहा था। मेरे पास अब और समय नहीं था। मैं सोचती हूँ कि अब मैं कुछ खा लेती हूँ, मैंने जल्दी से कहा। एलिस खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हें दिक्कत तो नहीं है अगर जैस्पर मेरे साथ जाए? मैंने पूछा। मैं थोड़ा सा। मैंने वाक्य पूरा नहीं किया। मेरी आंखें इतनी निरंकुश थीं कि वे मेरे जज्बात बयान कर रही थीं। जैस्पर उठकर खड़ा हो गया। एलिस की आंखें दुविधा में थीं, लेकिन मुझे ये देखकर राहत हुई कि वे शक नहीं कर रही थीं। उसे लग रहा होगा कि उसके स्वप्न में परिवर्तन का कारण मेरा धोखा नहीं, बल्कि शिकारी का कोई पैतरा होगा। जैस्पर खामोशी में मेरे साथ चला, उसका हाथ मेरी पीठ के कोने पर था, मानो वह मेरा मार्गदर्शन कर रहा हो। मैंने पहले एयरपोर्ट कैफे में रुचि नहीं ली। मेरी निगाह तो किसी खास जगह की तलाश कर रही थी, और फिर वह जगह मुझे मोड़ पर दिख गई, एलिस की पैनी निगाह से दूर, लेवल 3 लेडीज रूम। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने जैस्पर से पूछा जब हम उसके पास से गुजरे। मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। मैं यहीं रहूंगा, उसने कहा। जैसे ही मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, मैं दौड़ने लगी।
मुझे याद था कि इस बाथरूम से मैं पहले खो गई थी, क्योंकि इसमें बाहर निकलने के 2 रास्ते थे। दूर वाले दरवाजे के बाहर पहुंचने पर लिफ्ट आ जाएगी और अगर जैस्पर वहीं रहता है, जहां उसने कहा था कि वो रहेगा, तो मैं उसे दिखाई नहीं दूंगी। मैंने दौड़ते समय पीछे पलटकर नहीं देखा। यह मेरा एकमात्र मौका था और भले ही वो मुझे देख ले, लेकिन मुझे दौड़ते रहना था। लोगों ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मोड़ पर लिफ्ट मेरा इंतजार कर रही थी और मैं तेजी से दौड़ी और अपना हाथ नीचे जाने वाली भरी हुई लिफ्ट के बंद होते दरवाजों के बीच डाल दिया। मैं चिड़चिड़ाते यात्रियों के बीच में जैसे तैसे घुसी और ये तसल्ली की कि लेवल 1 का बटन दबा हुआ था। इसकी बत्ती पहले से जल रही थी और दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं एक बार फिर दौड़ने लगी, हालांकि मुझे पीछे से चिढ़ भरी बुदबुदाहटें सुनाई दे रही थीं। मैंने खुद को धीमा किया जब मैं लगेज वाले पट्टे के पास के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास से गुजरी, लेकिन बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखने पर एक बार फिर दौड़ने लगी। मुझे पता नहीं चल सकता था कि क्या जैस्पर अब तक मेरी तलाश करने लगा था। अगर वह मेरी महक का पीछा कर रहा होगा, तो मेरे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड का समय था। मैंने स्वचालित दरवाज़ों की तरफ छलांग लगाई और कांच से टकराते टकराते बची, क्योंकि वे काफ़ी धीमी गति से खुले। भीड़ भरे फुटपाथ पर एक भी कैब नहीं दिख रही थी। मेरे पास समय नहीं था। एलिस और जैस्पर को या तो एहसास होने वाला था कि मैं चली गई हूँ या उन्हें पहले ही यह पता चल गया था। वे पलक झपकते मुझे खोज लेंगे। मेरे कुछ फुट पीछे हयात की एक शटल के दरवाजे बंद हो रहे थे। ठहरो, मैं चिल्लाते हुए दौड़ी और ड्राइवर की तरफ हाथ हिलाया। ये हयात जाने वाली शटल है, ड्राइवर ने दुविधा में कहा जब उसने दरवाज़ा खोला। हाँ, मैं हाफी, मैं वहीं जा रही हूँ। मैं सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ी। उसने मेरी बिना लगेज वाली स्थिति को कनखियों से देखा, लेकिन फिर कंधे उचका दिए और पूछने की जरूरत नहीं समझी। ज्यादातर सीटें खाली थीं। मैं बाकी यात्रियों से यथासंभव दूरी पर बैठी और खिड़की से बाहर देखने लगी, जब पहले फुटपाथ और फिर हवाई अड्डा दूर जाने लगे। मैं ये कल्पना किए बिना नहीं रह पाई कि एडवर्ड मेरे सुराग का पीछा करते करते अंत में सड़क के इसी कोने पर खड़ा होगा। मैंने खुद को बताया, मैं अब भी रो नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी किस्मत ने साथ दिया। हयात के सामने थके थके दिखने वाले पति पत्नी एक कैब की डिग्गी से अपना आखिरी सूटकेस बाहर निकाल रहे थे। मैं शटल से कूदी और कैब की तरफ दौड़कर ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। थके हुए पति पत्नी और शटल ड्राइवर मुझे घूरकर देखने लगे। मैंने कैब के हैरान ड्राइवर को अपनी मां का पता बताया। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। ये तो स्कॉट्सडेल में है, वह शिकायत भरे लहजे में बोला। मैंने सीट के ऊपर 20-20 के 4 नोट बढ़ा दिए। क्या इतना काफी होगा? बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सीट से टिक गई और अपने हाथ गोद में रख लिए। मेरे चारों तरफ जाने पहचाने शहर की जानी पहचानी गतिविधियां थीं, लेकिन मैंने खिड़कियों से बाहर नहीं देखा। मैंने नियंत्रण कायम रखने के लिए खुद पर दबाव डाला। मैं संकल्पित थी कि इस बिंदु पर आपा नहीं खोऊंगी, जब मेरी योजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। ज्यादा दहशत या ज्यादा चिंता में डूबने में कोई तुक नहीं थी। मेरा रास्ता निश्चित था, मुझे तो अब बस उस पर चलना था। इसलिए दहशत करने के बजाय मैंने अपनी आंखें बंद की और एडवर्ड के साथ 20 मिनट की यात्रा की। मैंने कल्पना की कि मैं एडवर्ड से मिलने के लिए हवाई अड्डे पर रुक गई थी। मैंने तस्वीर देखी कि मैं अपने पंजों के बल खड़ी हो गई थी, ताकि उसका चेहरा ज्यादा जल्दी दिख जाए। वह हमारे बीच के लोगों की भीड़ में कितनी जल्दी, कितने आकर्षक अंदाज में चल रहा होगा। और फिर मैं हमारे बीच के आखिरी चंद फुट के फासले को दौड़कर पूरा कर लूंगी, हमेशा की तरह लापरवाह, और मैं उसकी संगमरमरी बाहों में होऊंगी, आखिरकार सुरक्षित। मैं सोचने लगी कि हम कहाँ जाते। उत्तर में कहीं पर, ताकि वह दिन में बाहर रह सके, या शायद किसी दूर दराज की जगह पर, ताकि हम एक साथ दोबारा धूप में लेट सकते। मैंने समुद्र किनारे उसकी कल्पना की, जहां उसकी त्वचा समुद्र की तरह चमक रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमें कितने समय तक छिपना पड़ता।
उसके साथ होटल के कमरे में बंद रहना भी एक तरह की जन्नत थी। मेरे पास उससे पूछने के लिए ढेर सारे सवाल बचे थे। मैं अनंत काल तक उससे बातें कर सकती थी, कभी सोए बिना, कभी उसके बगल से हिले बिना। मैं अब उसका चेहरा बहुत स्पष्टता से देख सकती थी, लगभग उसकी आवाज़ सुन सकती थी। तमाम दहशत और निराशा के बावजूद मैं कुछ समय के लिए खुश थी। मैं अपने पलायनवादी दिवास्वप्नों में इतनी ज्यादा खो गई थी कि मुझे भान ही नहीं हुआ कि समय कैसे गुजर गया। सुनो, नंबर क्या था? ड्राइवर के सवाल ने मेरी फैंटेसी में तलवार चुभा दी और मेरे प्यारे मुगालतों के सारे रंग बिखरा दिए। स्याह और सख्त दर मुगालतों की खाली जगह को भरने के लिए इंतजार कर रहा था। 5821। मेरी आवाज़ कसी हुई थी। कैब ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और घबराकर सोचा कि मैं किसी गड़बड़ झाले या उल्टी सीधी चीज़ में तो शामिल नहीं हूँ। लो, हम वहाँ पहुँच गए। वह अपनी कार से मुझे बाहर उतारने के लिए बेचैन था और शायद उम्मीद कर रहा था कि मैं बचे हुए पैसे नहीं मांगूंगी। धन्यवाद, मैंने फुसफुसाकर कहा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद को याद दिलाया। घर खाली है, मुझे जल्दी करनी होगी। मेरी माँ दहशत में मेरा इंतज़ार कर रही थी और मेरे भरोसे थी। मैं दरवाजे तक भागी और छज्जे के नीचे से चाबी निकालने के लिए स्वचालित ढंग से हाथ बढ़ाया। मैंने दरवाजे का ताला खोला। अंदर अंधेरा था, खाली, सामान्य। मैं फ़ोन तक भागी और रास्ते में किचन की बत्ती जला ली। वहाँ व्हाइट बोर्ड पर छोटी, साफ सुथरी लिखाई में 10 अंकों का नंबर लिखा था। मेरी अंगुलियां कीपैड पर उलझती रहीं और गलतियां करती रहीं। मुझे दोबारा शुरू करना पड़ा। मैंने इस बार सिर्फ बटनों पर ध्यान केंद्रित किया और हर एक को सावधानी से दबाया। मैं कामयाब रही। मैंने कांपते हाथ से फ़ोन कान तक उठाया। ये केवल एक बार बजा। हेलो बेला, उसकी आरामदेह आवाज़ ने जवाब दिया। बहुत जल्दी कर लिया। मैं प्रभावित हूँ। क्या मेरी माँ ठीक हैं? वे पूरी तरह अच्छी हैं। चिंता मत करो, बेला, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जब तक तुम्हारे साथ कोई और नहीं आता, जाहिर है। हल्की, खुश। मैं अकेली हूँ। मैं पूरे जीवन में इससे ज़्यादा अकेली कभी नहीं थी। बहुत बढ़िया। अब क्या तुम अपने घर के मोड़ वाले बैले स्टूडियो को जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि वहाँ कैसे पहुँचना है। अच्छा, तो फिर तुमसे जल्दी ही मुलाकात होती है। मैंने फ़ोन रख दिया। मैं कमरे से दौड़ी और दरवाजे से होती हुई तपाने वाली गर्मी में बाहर निकल गई। इस बार घर को पलटकर देखने का समय ही नहीं था और मैं देखना भी नहीं चाहती थी। जैसा यह इस वक्त था, खाली और अभयारण्य के बजाय डर का संकेत। उन जाने पहचाने कमरों में चलने वाला आखिरी व्यक्ति मेरा दुश्मन था। कनखियों से मैं लगभग देख सकती थी कि बचपन में मेरे खेलते समय माँ यूकलिप्टस के बड़े पेड़ की छाया में खड़ी थी या मेलबॉक्स के चारों ओर मिट्टी के छोटे प्लॉट के पास झुकी थी, उन सभी फूलों की कब्र जिन्हें उन्होंने उगाने की कोशिश की थी। यादें आ जाने वाली किसी भी हकीकत से बेहतर थी, लेकिन मैं यादों से दूर दौड़ी और हर चीज़ को अपने पीछे छोड़ते हुए मोड़ के करीब पहुंच गई। मैं बहुत धीमी लग रही थी, जैसे गीली मिट्टी में दौड़ रही हूँ। कंक्रीट से ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी। मैं कई बार गिरी। एक बार तो गिरते हुए मैंने अपने हाथों से खुद को संभाला, जिससे वे छिल गए। मैं दोबारा दौड़ने लगी, लेकिन आखिरकार मैं मोड़ तक पहुँच ही गई। अब बस एक और सड़क। मैं हाँफते हुए दौड़ी और पसीना मेरे चेहरे पर बह रहा था। धूप मेरी त्वचा को गरमा रही थी और बहुत चमकीली थी जब ये सफ़ेद कंक्रीट पर से परावर्तित हुई और इसकी चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया। मैं खतरनाक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगी। फिर बहुत अदम्य भाव से, जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, मैंने फोक्स के घर के हरे, रक्षात्मक जंगलों की कामना की। जब मैं आखिरी मोड़ मुड़कर कैक्टस पर पहुंची, तो स्टूडियो दिखने लगा था। ये ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा मुझे याद था। सामने वाला पार्किंग लॉट खाली था। सारी खिड़कियों के खड़े ब्लाइंड खींचे हुए थे। मैं अब और दौड़ नहीं सकती थी, मैं सांस नहीं ले सकती थी। दौड़ और डर ने मुझे खाली कर दिया था। मैंने अपने पैर हिलाने के लिए और एक पैर के सामने दूसरा रखने के लिए अपनी माँ के बारे में सोचा। जब मैं ज्यादा करीब पहुंची,
तो मुझे दरवाजे के भीतर साइनबोर्ड दिखा। इसे गुलाबी कागज पर हाथ से लिखा गया था। इस पर लिखा था कि डांस स्टूडियो स्प्रिंग ब्रेक के कारण बंद है। मैंने हैंडल को छुआ और इसे सावधानी से घुमाया। ताला खुला था। मैं अपनी सांस सही करने के लिए जूझी और दरवाज़ा खोल दिया। लॉबी अंधेरी, खाली और ठंडी थी। एयर कंडीशनर लयबद्ध आवाज़ कर रहा था। प्लास्टिक की कुर्सियां दीवार के पास ढेर में रखी थीं और कार्पेट से शैम्पू जैसी खुशबू आ रही थी। खुली खिड़की से अंदर दिख रहा था कि पश्चिमी डांस फ्लो में अंधेरा भरा था। ज्यादा बड़ी पूर्वी डांस फ्लो में रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन खिड़की पर पर्दे लगे थे। दहशत ने मुझे इतनी कसकर जकड़ लिया कि मैं सचमुच इसके कारण हिल नहीं सकती थी। मैं अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। तभी मेरी माँ की आवाज़ आई, बेला, बेला। वही डर और दहशत भरा लहजा। मैं दौड़कर दरवाजे तक गई और उनकी आवाज़ के करीब पहुंची। बेला, तुमने मुझे डरा दिया। मेरे साथ दोबारा कभी ऐसा मत करना। उनकी आवाज़ आती रही जब मैं दौड़ते हुए लंबे, ऊंची छत वाले कमरे में घुसी। मैंने चारों तरफ घूरा और यह पता लगाने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर मुझे माँ के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और मैं आवाज़ की तरफ पलटकर घूमी। वे टीवी स्क्रीन पर थीं और राहत में मेरे बालों पर हाथ फेर रही थीं। ये थैंक्सगिविंग का मौका था और तब मैं 12 साल की थी। हम कैलिफोर्निया में मेरी नानी से मिलने गए थे, जिसके 1 साल बाद वे मर गई थीं। हम एक दिन समुद्र तट पर गए थे और मैं सेतुबंध के कोने पर ज़रूरत से ज़्यादा झुक गई थी। उन्होंने मुझे पैर लहराते और संतुलन हासिल करने की कोशिश करते देखा था। तब उन्होंने डर के मारे चिल्लाकर कहा था, बेला, बेला, और फिर टीवी स्क्रीन नीली हो गई। मैं धीरे धीरे पलटी। वो पीछे वाले दरवाजे के पास बहुत स्थिर खड़ा था, इतना स्थिर कि पहले मैंने उस पर गौर ही नहीं किया था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। हमने एक लंबे पल तक एक दूसरे को घूर कर देखा और फिर वह मुस्कुराया। वह मेरी तरफ चलकर आया और फिर मेरे पास से गुजरकर रिमोट को वीसीआर के बगल में रख दिया। मैं उसे देखने के लिए सावधानी से मुड़ी। इसके बारे में अफसोस है, बेला, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम्हारी माँ को दरअसल इसमें शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी आवाज़ शिष्ट और दयालु थी। और अचानक ये बात मुझे समझ में आ गई। मेरी माँ सुरक्षित थीं। वे अब भी फ्लोरिडा में ही थीं। उन्हें कभी मेरा संदेश मिला ही नहीं था। वे कभी मेरे सामने के असामान्य रूप से पीले चेहरे की गहरी लाल आंखों से दहशत में आई ही नहीं थीं। वे सुरक्षित थीं। हाँ, मैंने जवाब दिया और मेरी आवाज़ में राहत का स्पष्ट एहसास था। तुम नाराज़ नहीं लग रही हो कि मैं तुम्हारे साथ चाल चली? मैं नाराज़ नहीं हूँ। मेरे अचानक भावोत्सर्ग ने मुझे बहादुर बना दिया था। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चाली और माँ को कभी नुकसान नहीं होगा, कभी डरना नहीं पड़ेगा। मैं लगभग चक्कर से आक्रांत महसूस कर रही थी। मेरे दिमाग के किसी विश्लेषणात्मक हिस्से ने मुझे चेतावनी दी कि मैं तनाव की वजह से टूटने के बेहद करीब थी। कितनी अजीब बात है। तुम सचमुच ऐसा ही सोचती हो? उसकी स्याह आंखों ने दिलचस्पी के साथ मुझे तौला। उसकी पुतलियां लगभग काली थीं, बस कोनों के चारों ओर लाली के संकेत थे। प्यासी, मैं तुम्हारे अजीब वैम्पायर दल को इस बात का श्रेय दूंगा। तुम इंसान काफ़ी दिलचस्प हो सकते हो। मुझे अंदाज़ा है कि मैं तुम्हारा अवलोकन करने के निष्कर्ष को देख सकता हूँ। यह आश्चर्यजनक है, तुम में से कुछ में तो स्वार्थ का कोई एहसास ही नहीं होता है। वो मुझसे कुछ फुट दूर खड़ा था और बाहें मोड़कर मुझे जिज्ञासा से देख रहा था। उसके चेहरे या मुद्रा में कोई खतरा नहीं था। वो इतना ज्यादा साधारण दिख रहा था कि उसके चेहरे या शरीर में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। बस सफ़ेद त्वचा और घेरे वाली आंखें थीं, जिनकी मैं बहुत आदी हो चुकी थी। वो हल्की नीली लंबी आस्तीन की शर्ट और घिसी नीली जीन्स पहने था। मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा प्रतिशोध लेगा। उसने पूछा और मुझे लगा कि वो इसकी उम्मीद कर रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। कम से कम, मैंने तो उससे ऐसा न करने को कहा है। और इस पर उसका क्या जवाब था, मैं नहीं जानती।
अजीब बात थी कि इस शिष्ट शिकारी के साथ बातचीत करना काफी आसान था। मैं उसे एक पत्र छोड़कर आई हूँ। कितना रोमांटिक है, आखिरी पत्र। और क्या तुम सोचती हो कि वो तुम्हारी बात का सम्मान करेगा? उसकी आवाज़ अब थोड़ी ज्यादा सख्त थी और ताने का अंश उसके विनम्र लहजे को गड़बड़ा रहा था। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। देखो, इस मामले में हमारी आशाएं अलग अलग हैं। देखो, ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो गया। सच कहूँ तो मैं निराश हूँ। मुझे ज्यादा बड़ी चुनौती की उम्मीद थी, लेकिन जैसा पता चला, मुझे सिर्फ थोड़ी खुशकिस्मती की जरूरत थी। मैंने खामोशी में इंतजार किया। जब विक्टोरिया तुम्हारे डैडी तक नहीं पहुंच पाई, तो मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा पता लगाए। जब मैं अपनी चुनी हुई किसी जगह पर आराम से तुम्हारा इंतजार कर सकता था, तो पूरी धरती पर तुम्हारे पीछे दौड़ने में कोई समझदारी नहीं थी। विक्टोरिया से बात करने के बाद मैंने तुम्हारी माँ से मिलने के लिए फीनिक्स आने का निर्णय लिया। मैंने तुम्हें कहते सुना था कि तुम घर जा रही हो। पहले तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सचमुच ऐसा करोगी, लेकिन फिर मैं सोचने लगा, इंसान इतने सीधे होते हैं कि उनके कामों की भविष्यवाणी की जा सकती है। वे किसी जानी पहचानी और सुरक्षित जगह जाना पसंद करते हैं। और क्या यह आदर्श चाल नहीं होगी, उस आखिरी जगह पर जाना जहां तुम्हें छिपने के लिए जाना चाहिए, वह जगह जहां तुमने कहा था कि तुम जा रही हो। लेकिन जाहिर है, मुझे पक्का नहीं था, ये बस एक अंदरूनी अनुमान था। मुझे आमतौर पर मैं जिसका शिकार कर रहा होता हूँ, उसके बारे में मुझे एहसास हो जाता है, एक तरह की छठी इंद्रिय तुम कह सकती हो। जब मैं तुम्हारी माँ के घर पहुँचा तो मैंने तुम्हारा संदेश सुना। जाहिर है, मुझे पक्का नहीं पता था कि तुमने कहाँ से फ़ोन किया था। तुम्हारा नंबर मिलना तो बहुत उपयोगी था, लेकिन तुम अंटार्कटिका में भी हो सकती थी और खेल तब तक संभव नहीं होने वाला था, जब तक कि तुम करीब न हो। फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड फीनिक्स जाने वाले विमान में बैठा। जाहिर है, विक्टोरिया मेरी खातिर उनकी निगरानी कर रही थी। इतने सारे खिलाड़ियों के साथ हो रहे इस मैच में मैं अकेला कामयाब नहीं हो सकता था। इस तरह मुझे वह पता चल गया, जिसकी मैं आशा कर रहा था कि आखिरकार तुम यहीं पर थीं। मैं तैयार था, मैं पहले ही तुम्हारी आकर्षक होम मूवीज देख चुका था, और फिर सिर्फ झांसा देने का मामला बचा था। बहुत आसान था, तुम जानती हो, ये दरअसल मेरे पैमानों के अनुरूप नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, तुमने देख लिया होगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में गलत हो। एडवर्ड, है ना? मैंने जवाब नहीं दिया। बहादुरी खत्म होने लगी थी। मुझे एहसास हुआ कि उसका शेखी बघारना अब खत्म होने वाला है। ये वैसे भी मेरे बारे में नहीं था। मुझे जैसी कमज़ोर इंसान को हराना कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं थी। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे एडवर्ड को अपना एक छोटा सा पत्र छोड़ूं? उसने एक कदम पीछे बढ़ाया और स्टीरियो के ऊपर सावधानी से रखे हथेली के आकार के डिजिटल वीडियो कैमरे को छुआ। एक छोटी लाल रोशनी ने बताया कि यह पहले ही चल रहा था। उसने इसे कई बार संतुलित किया और फ्रेम को चौड़ा किया। मैं दहशत में उसे घूरती रही। मुझे अफसोस, लेकिन मैं नहीं सोचता कि इसे देखने के बाद वो खुद को मेरा शिकार करने से रोक पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि वो कोई चीज़ चूके। जाहिर है, ये सब उसके लिए था। तुम तो बस एक इंसान हो, जो दुर्भाग्य से गलत जगह पर, गलत समय पर थी और बिना किसी शक के गलत लोगों के साथ थी। मैं जोड़ सकता हूँ। उसने मुस्कराते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाया। इससे पहले कि हम शुरू करें, जब उसने बोला, तो मेरे पेट में मतली का एहसास हुआ। यह ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं बस इसमें नमक मिर्च लगाना चाहूँगा, बस थोड़ा सा। जवाब वहाँ हमेशा से था और मुझे बहुत डर था कि एडवर्ड ये देख लेगा और मेरा मज़ा किरकिरा कर देगा। यह एक बार हुआ था, ओह, कई युगों पहले। एक ही बार, एकमात्र बार, जब मेरा शिकार मुझसे बचकर निकल गया था। देखो, एक वैम्पायर अपने छोटे शिकार से बहुत मूर्खतापूर्ण रूप से स्नेह करता था। उसने वह विकल्प चुना जिसे तुम्हारा एडवर्ड बहुत कमज़ोर होने के कारण नहीं चुन पाया। जब बड़े वैम्पायर को पता चला कि मैं उसकी छोटी दोस्त के पीछे पड़ा हूँ, तो उसने उसे उस पागलखाने से चुरा लिया,
जहाँ वह काम करता था। मैं कभी उस जुनून को कभी नहीं समझ पाऊंगा जो कुछ वैम्पायर तुम इंसानों के प्रति बना लेते हैं, और उसे आज़ाद करते ही उसने उसे भी वैम्पायर बना दिया। उस बेचारी लड़की ने तो दर्द पर गौर भी नहीं किया, बेचारी छोटी प्राणी। वह कोठरी के उस काले छेद में बहुत लंबे समय से बंद थी। 100 साल पहले उसे उसके स्वप्नों के लिए खूंटी पर जला दिया जाता। 1920 के दशक में पागल खाने और बिजली के झटके वाले उपचार थे। जब उस लड़की ने अपनी आंखें खोली तो अपनी नई जवानी से वह शक्तिशाली बन चुकी थी, और ऐसा लगा जैसे उसने पहले कभी सूरज देखा ही नहीं था। बूढ़े वैम्पायर ने उसे शक्तिशाली नया वैम्पायर बना दिया था, और फिर मेरे पास उस लड़की को छूने का कोई कारण नहीं था। उसने आह भरी। मैंने प्रतिशोध में बूढ़े वैम्पायर को नष्ट कर दिया। एलिस, मैंने हैरानी में फुसफुसाया। हाँ, तुम्हारी छोटी दोस्त। मैदान में उसे देखकर मैं हैरान हुआ था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस अनुभव से उसके दल को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। मुझे तुम मिल गई, लेकिन उन्हें वह मिल गई। वह शिकार जो मुझसे बचकर निकल गया था, दरअसल सम्मान की बात है, और उसकी महक बहुत जायकेदार थी। मुझे अब भी अफसोस है कि मुझे कभी उसका स्वाद चखने को नहीं मिला। उसकी महक तो तुमसे भी ज्यादा अच्छी थी। सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ईर्ष्या करो। तुम्हारी महक बहुत अच्छी है, फूलों वाली। उसने मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया, जब तक कि वह सिर्फ कुछ इंच दूर नहीं रह गया। उसने मेरे बालों की एक लट उठाई और इसे नज़ाकत से सूंघा। फिर उसने इस लट को धीरे से जगह पर रख दिया, और मैं उसकी ठंडी अंगुलियों को अपने गले पर महसूस करने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर अपने अंगूठे से तेजी से मेरा गाल थपथपाया। मैं बहुत बुरी तरह दौड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी जगह पर जमी हुई थी। मैं तो इधर उधर हिल भी नहीं सकती थी। नहीं, उसने खुद से बुदबुदाकर कहा जब उसने अपना हाथ गिराया। मैं समझ नहीं पाता हूँ। उसने आह भरी। देखो, मुझे लगता है कि हमें ये कर देना चाहिए, और फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को फ़ोन करके उन्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें और मेरे छोटे संदेश को कहाँ खोजें। मुझे अब निश्चित रूप से मतली आ रही थी। दर्द आने वाला था, मैं इसे उसकी आंखों में देख सकती थी। उसके लिए जीतना और मेरा खून पीना ही काफ़ी नहीं था। उस तरह का कोई फटाफट अंत नहीं होगा जिस पर मैं भरोसा कर रही थी। मेरे घुटने कांपने लगे और मुझे डर लगा कि मैं गिरने वाली हूँ। वो एक कदम पीछे हटा और गोल गोल सामान्य तरीके से चलने लगा, मानो वह म्यूजियम में किसी मूर्ति को ज्यादा अच्छी तरह देखने की कोशिश कर रहा हो। उसका चेहरा अब भी खुला और दोस्ताना था, जब उसने निर्णय लिया कि कहाँ से शुरू करे। फिर वह आगे की तरफ एक ऐसी मुद्रा में झुका जिसे मैं पहचानती थी, और उसकी सुखद मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होकर फैली, जब तक कि यह मुस्कान से दांतों की विकृति में नहीं बदल गई, खुले हुए और चमकते हुए। मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई। मैंने दौड़ने की कोशिश की। मैं जानती थी कि यह कोशिश बेकार होगी। मैं जानती थी कि मेरे घुटने पहले से ही कमज़ोर हैं, लेकिन दहशत हावी हो गई और मैं इमरजेंसी द्वार की तरफ दौड़ी। वह एक झटके में मेरे सामने था। मैं नहीं देख पाई कि उसने अपने हाथ का इस्तेमाल किया या पैर का। वह बहुत तेज था। एक तेज प्रहार मेरे सीने पर पड़ा। मैंने महसूस किया कि मैं पीछे की तरफ उड़ रही हूँ, और फिर मैंने छन की आवाज़ सुनी जब मेरा सिर दर्पणों से टकराया। कांच झुकने लगा और कुछ टुकड़े टूटकर मेरे पास फर्श पर गिरे। मैं इतनी स्तब्ध थी कि दर्द महसूस नहीं कर सकती थी। मैं सांस भी नहीं ले सकती थी। वह मेरी तरफ धीरे धीरे चलकर आया। ये बहुत अच्छा सीन है, उसने कांच के छुरे की जांच करते हुए कहा, और उसकी आवाज़ एक बार फिर दोस्ताना थी। मैंने सोचा था कि यह कमरा मेरी छोटी सी फिल्म के लिए काफ़ी नाटकीय रहेगा, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैंने इस जगह को चुना था। यह आदर्श है ना? मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपने हाथों तथा घुटनों के बल दूसरे दरवाजे की तरफ रेंगी। वह तुरंत ही मेरे पास आ गया और उसने मेरे पैर पर कसकर लात मार दी। दर्द महसूस करने से पहले मुझे चटाक की आवाज़ सुनाई दी। फिर मुझे दर्द महसूस हुआ और मैं वेदना की चीख रोक नहीं सकी। मैं अपने पैर की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए मुड़ी और वह मुस्कराता हुआ मेरे ऊपर खड़ा था।
क्या तुम अपने आखिरी आग्रह पर दोबारा सोचना चाहोगी? उसने अच्छे अंदाज में कहा। उसके अंगूठे ने मेरे टूटे हुए पैर को दबाया और मैंने एक कानफोड़ू चीख सुनी। सदमे के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी थी। क्या तुम यह नहीं चाहोगी कि एडवर्ड मुझे ढूंढने की कोशिश करे? उसने उकसाया। नहीं, मैंने फटी आवाज में बोला। नहीं, एडवर्ड, नहीं। और फिर कोई चीज मेरे चेहरे से टकराई, जिसने मुझे टूटे हुए दर्पणों में उछाल दिया। मेरे पैर के दर्द के ऊपर मुझे अपनी खोपड़ी पर पैना घाव महसूस हुआ, जहां कांच चुभा था। दहशत भरी गति से गर्म गीलापन मेरे बालों में फैलने लगा। मैं इसे अपनी शर्ट के कंधे पर से होकर नीचे लकड़ी पर टपकते हुए सुन सकती थी। इसकी खुशबू से मेरे पेट में खलबली मचने लगी। मतली और चक्करों के बीच मैंने कोई चीज देखी, जिससे मुझे अचानक आखिरी उम्मीद मिली। उसकी आंखें, जो पहले सिर्फ उत्कट थीं, अब अनियंत्रित आवश्यकता से जलने लगी थीं। खून जो मेरी सफेद शर्ट पर फैला था, तेजी से जमीन पर ढेर लगा रहा था, उसे प्यास से पगला रहा था। चाहे उसके मूल इरादे जो भी हों, वह अब अपनी प्यास ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकता था। इसे जल्दी से हो जाने दो, मैं बस यही उम्मीद कर सकती थी, जब मेरे सिर से बहने वाला खून अपने साथ मेरी चेतना को भी ले गया। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मैंने जैसे पानी के नीचे से शिकारी की आखिरी गुर्राहट सुनी। मेरी आंखें अब लंबी सुरंगें बन गई थीं और मैं देख सकती थी कि उसकी स्याह आकृति मेरी तरफ आ रही थी। बचने की आखिरी कोशिश में मेरा हाथ मेरे चेहरे की रक्षा करने के लिए अपने आप उठा। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गई।